बच्चों गुड मॉर्निंग। तो बच्चों देखिए, ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये लेसन है बच्चों अपने। एंड टुडे वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लेसन। आज बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो चैप्टर है इसका जो अंत है उसकी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। आज ये चैप्टर आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 50, पृष्ठ संख्या 50 पर बच्चों आप क्या खोलेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द 15th पैराग्राफ। आज बच्चों हम जो इस लेसन का 15वां उत्तरण वो पढ़ेंगे। और देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, देखना आप, एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग, मतलब समझो इसका, एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग। देखो बच्चों शब्द यो हैं, एट द अर्जिंग, ठीक है, एट द अर्जिंग ऑफ ए, स्पेलिंग देखना, ऑफ ए कलिक। स्पेलिंग को बच्चों जरा गौर से देखो, कलिक की स्पेलिंग क्या लिखी है मैंने, COLLEAGUE, कलिक हो गया है। अब देखना बच्चों ये भी देखो, COLLEGE, बोलो क्या हो गया, ये कॉलेज है। यहां बच्चों ये ज बोलेगा क्योंकि जी के बाद में ई आ रहा है, या जी के बाद में नहीं आ रहा ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कलिक। ये गैबी कलिक। तो बच्चों कलिक, इसमें ग और क जैसी आवाज आती है, फिर भी आप इसको ग बोल सकते हैं, कलिक। अब बच्चों क्या होता है, एट द अर्जिंग ऑफ ए कलिक। कौन होता है कलिक? कलिक वो होता है बच्चों, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, आपके साथ कुछ लोग और लोग भी पढ़ रहे हैं, दे आर योर कलिक्स, वो आपके कलिक्स हैं। अब आप कहोगे सर हम तो पढ़ रहे हैं, तो वो तो हमारे क्लासमेट हैं। ये सच है कि वो आपकी सहपाठी हैं, लेकिन काम तो एक ही है ना। वैसे कलिक बच्चों उसका होता है जैसे एक टीचर आपके साथ आपको पढ़ा रहे हैं, उन टीचर के साथ 2-4-5 टीचर और काम कर रहे हैं, तो वो कलिक्स हैं। एक ऑफिस के अंदर मान लो एक बाबू भी है, एक पूरा स्टाफ जो होता है, जिसको हम स्टाफ कहते हैं, वो सब मिलकर के कलिक्स कहलाते हैं। अगर बच्चों आप हिंदी में पूछो तो इसको हम कहेंगे सहकर्मी। क्या कहेंगे इसको? साथ साथ काम करने वाले लोग जो है वो सहकर्मी होते हैं। इसको हम जोली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो बच्चों ये बताया गया कि एट द अर्जिंग, ये अर्जिंग शब्द किससे बना है बच्चों? URGE, अर्ज मानी क्या होता है? अर्ज करना। अब बच्चे अर्ज करना याद कर सकते हो आप, वैसे क्या होता है, बोलते हैं इसको आग्रह करना। क्या बोलते हैं? आग्रह करना। कई लोग पता क्या बोलते हैं, आप लोगों से मेरा ये अनुग्रह है कि, तो बच्चों ध्यान दो, अनुग्रह नहीं होता, वो आग्रह होता है। तो बात समझ में आ गई है? आप लोगों से मेरा अनुग्रह नहीं है, आप लोगों से मेरा आग्रह है। और अनुग्रह का मतलब बच्चों कृपा करना होता है। जैसे जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करी बर बदन, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अर्थात वो भगवान मेरे ऊपर क्या करें? अनुग्रह करें, माने कृपा करें। तो अनुग्रह का मतलब तो कृपा होता है। और ये जो आग्रह है बच्चों, इसका मतलब होता है अनुरोध। आपके अनुरोध पर मैं ये गीत सुनाता हूं। तो अनुरोध का मतलब होता है बच्चों, आप अनुरोध शब्द का प्रयोग कर सकते हो, एट द अर्जिंग ऑफ ए क्लिक, एट द अर्जिंग ऑफ ए क्लिक। अब बच्चों आप देख रहे हो कि यहां देखा प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब ये नाउन है, यानी ये नाउन नहीं है बच्चों, ये वर्ब थी, लेकिन इसमें ING जोड़ के आपने इसका नाउन बनाया है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सॉरी ये जिरंड है बच्चों। क्या है? ये जिरंड है, और जिरंड क्या होता है? एक प्रकार का नाउन ही तो होता है। तो एट द अर्जिंग ऑफ ए कलीग का मतलब हुआ एक हमजोली के अनुरोध पर, एक सहकर्मी के आग्रह पर। एक सहकर्मी के आग्रह पर आइंस्टीन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। आइंस्टीन ने क्या किया बच्चों? एक खत लिखा। आइंस्टीन ने बच्चों क्या लिखा? ही रोट ए लेटर। अगर बच्चों यहां रोट के बाद अगर आप लेटर नहीं लिखते तो भी ये वाक्य शुद्ध हो सकता था। आइंस्टीन रोट टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। अगर आपने यो भी लिखा होता, आइंस्टीन रोट टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, यानी आइंस्टीन ने क्या किया? अमेरिकन प्रेसिडेंट को लिखा। तो समझ में आ गया क्या लिखा? पत्र लिखा। और उस समय बच्चों जो तत्कालीन जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे, उनका नाम क्या था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑन 2 अगस्त 1939। ध्यान दो बच्चों, इस बात पे गौर करो। ये बच्चों 2 अगस्त, 2 अगस्त 1939 को क्या हुआ कि आइंस्टाइन ने बच्चों क्या किया? पत्र लिखा। किसको लिखा? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कौन थे? इमीडिएट अमेरिकन प्रेसिडेंट। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन
डी रूजवेल्ट महोदय को आइंस्टीन ने क्या किया, अपने एक सहकर्मी के अनुरोध पर एक खत लिखा, एक पत्र लिखा, और उसमें उन्होंने क्या बताया, ये बताया इन विच यानी जिसमें, ही वार्ड, इन विच जिसमें, इन विच माने बच्चों जिसमें, ही वार्ड, जानते हो वार्ड का मतलब क्या होता है, वार्निंग दिया। इन विच ही वार्ड का मतलब बच्चों जिसमें उसने क्या किया, अमेरिकी राष्ट्रपति को खबरदार किया, सावचेत किया, जिसमें बच्चों उसने अमेरिकी राष्ट्रपति को खबरदार किया या उसको सावचेत किया। और क्या लिखा, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप का मतलब बच्चों इस तरह का एक अकेला बॉम्ब ही, इस तरह का एक अकेला बॉम्ब ही, इफ एक्सप्लोडेड, यदि उसको एक्सप्लोड कर दिया जाता या कर दिया गया, ये देखो बच्चों एक्सप्लोडेड, क्या बोला, एक्सप्लोड जानते हो ना, विस्फोट करना। तो सच्चे टाइप ऑफ, इफ ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप वॉज एक्सप्लोडेड, अगर इस प्रकार का एक अकेला बॉम्ब भी एक्सप्लोड कर दिया जाता, विस्फोट कर दिया जाता, कहां पर कर दिया जाता बच्चों, कहां कर दिया जाता बताओ, इन ए पोर्ट। इन ए पोर्ट का मतलब होता है बच्चों जानते हो, एयर पोर्ट, बताओ हवाई अड्डा। अकेला पोर्ट क्या होता, अड्डा माने बंदरगाह। कौन सा गाह बच्चों, जानते हो बंदरगाह है, एक क्या होता है आरामगाह है, एक होता है चरागाह है। अब बच्चों आप जानते हो चारागाह तो वो होता है जहां पर जानवर क्या करते हैं। तो ये जो गाह शब्द का आराम गाह का मतलब क्या होता है, आराम गाह का मतलब होता है बच्चों विश्राम कक्ष, विश्राम करने की जगह। चरागाह मानी चरने की जगह, और बंदरगाह का मतलब बच्चों बंदर की जगह नहीं है। यह बंदर से मतलब जो मेरा मतलब ये है कि जो आते हैं जहाज वगैरह है ना, पानी के जहाज, तो उनकी जगह है, उनके उतरने का तो बंदरगाह बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, अर्थात अगर किसी बंदरगाह में इस तरीके का एक बॉम्ब भी अगर विस्फोट कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, इट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर, इट माइट, ठीक है बच्चों, इट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय का मतलब बच्चों इट माइट डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। वेरी वेल का मतलब होता है अच्छी तरह से, अच्छी तरह का मतलब बच्चों अच्छी तरह बर्बाद कर सकता है। अच्छी तरह बर्बाद का मतलब क्या होता है, कंप्लीटली। कंप्लीटली का मतलब पूरी तरह से क्या कर सकता है, उस पोर्ट को बर्बाद कर सकता है, ऑल टुगेदर विद द सराउंडिंग एरिया, अर्थात बच्चों न केवल उस बंदरगाह को बल्कि उसके आसपास का जो एरिया है, उसके आसपास की जो टेरिटोरी है, सराउंडिंग टेरिटोरी, ध्यान दो बच्चों, TERRI टेरिटोरी। इस टेरिटोरी के मतलब क्या मतलब होते हैं, इसका मतलब होता है यहां पर तो इसका मतलब क्या है, एरिया है, माने एरिया। और क्या बोल सकते हैं, स्फेयर, स्फेयर का मतलब भी क्या होता है वही, हाँ फील्ड भी बोल सकते हैं। और टेरिटोरी का मतलब बच्चों जो आप इतिहास के संदर्भ में पढ़ते हो तो टेरिटोरी क्या होते हैं, जब आप जैसे महाजनपद काल, जनपद काल पढ़ोगे, कितने सारे जनपद थे, अंग अवंती पता नहीं क्या क्या इतिहास में पढ़ते हैं आप, उज्जैनी वगैरह वगैरह, तो उनको इंग्लिश में टेरिटोरी कहते हैं, ठीक है। ग्रेट टेरिटोरी का मतलब महाजनपद होते हैं। तो बताया गया कि एलबीजी ही वर्ल्ड, अर्थात जिस खत में उसने क्या किया था, अमेरिकन राष्ट्रपति जो डी रूजवेल्ट, जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, उनको उसने आगाह किया था क्या, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, यानी सिंगल बॉम्ब ऑफ दैट टाइप कुड एक्सप्लोड, नो सॉरी, ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दैट टाइप इफ एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, अगर किसी पोर्ट के अंदर उसको एक्सप्लोड कर दिया जाता है, इट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय, इट माइट वेरी वेल इराडिकेट द होल पोर्ट, यानी ये पूरे बंदरगाह को नेस्तनाबूद कर सकता था। टुगेदर विद का मतलब होता है जो साथ साथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटोरी, और साथ ही साथ जो सराउंडिंग टेरिटोरी का मतलब क्या होता है, आसपास का इलाका, और साथ ही साथ आसपास के कुछ इलाके को भी ये नेस्तनाबूद कर सकता था। यानी बहुत ही विनाशक शक्ति होती है उस एटम, उस आणविक बॉम्ब में। अगर उस आणविक बॉम्ब को क्या कर दिया जाए, अगर उसको एक्सप्लोड कर दिया जाए तो क्या कर सकता है, वो पूरे बंदरगाह को, नहीं केवल पूरे बंदरगाह को अपितु उसके आसपास के कुछ क्षेत्र या इलाके को भी क्या कर सकता है, नेस्तनाबूद कर सकता है। ये बात किसने बताई बच्चों, ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताई। कैसे बताई, जरिए खत बताई। किसको बताई, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को बताई। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। समझ में आ गया है। एनी हाउ वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, ध्यान दो बच्चों, उसके शब्द बच्चों डिड नॉट फेल का मतलब उसके शब्द क्या नहीं हुए, उसके शब्द बच्चों निष्फल नहीं हुए, असफल नहीं हुए। His words did not fail to have मानी क्या होता है, have का मतलब होता है बच्चों डालना या करना, तो उसके शब्द जो है डालने में असफल नहीं हुए। क्या डालने में, एन इफेक्ट का मतलब होता है एक असर,
तो उसके शब्द बच्चों बेअसर साबित नहीं हुए, उसके शब्द बच्चों बेअसर साबित नहीं हुए। इसका मतलब ये हुआ हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, यानी उसके शब्द बिना असर डाले नहीं रहे, उसके शब्द बिना प्रभाव डाले नहीं रहे। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, एक तो क्या हुआ, मैंने तुमको कुछ कहा और तुम्हारे कान पर जू तक न रहेंगी। जब कान पर जू भी नहीं रहेंगी तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे शब्दों ने तुम्हारे ऊपर क्या नहीं किया, कोई असर नहीं किया। लेकिन अगर मैंने आपको कुछ कहा और बदले में आपने कोई हरकत की, इसका मतलब मेरे शब्द बेअसर साबित नहीं हुए। ऐसी कुछ बात है। तो आप जरा देखेंगे, हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब। और बच्चों इसी दरमियान क्या हुआ, जरिए सीक्रेट प्रोजेक्ट। सीक्रेट प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, जरा बताना, सब जानते हो। ये हो गया गुप्त और ये हो गई योजना। तो बच्चों प्रोजेक्ट यानी योजना होती है, परियोजना भी कहते हैं इसको, योजना, परियोजना। आप इसको बच्चों प्लान भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसको? स्कीम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? और एक प्लान होता है बच्चों कॉन्स्पिरेसी। जरा ध्यान देना, कॉन्स्पिरेसी ये भी प्लान ही होता है, लेकिन ये प्लान बच्चों थोड़ा खराब होता है, ये किसी को नुकसान पहुंचाने का होता है। 6 प्रकार से आदमी को मारने की योजना होती है। दैट्स व्हाट यू कॉल सट प्लस यंत्र। सट प्लस यंत्र बराबर क्या होता है, जरा बताना। ये हो गया बच्चों षड्यंत्र। षड्यंत्र का मतलब होता है 6 प्रकार से किसी को मारने के जो तरीके होते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण और भी निजन किया। तो कुल मिलाकर के 6 तरीके से जब हम आदमी को मारने का प्रयास करते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल षड्यंत्र। उसे हिंदी में बच्चों षड्यंत्र कहते हैं, साजिश कहते हैं, और अंग्रेजी में उसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। ये भी प्लान है, लेकिन बच्चों इसका इरादा नेक नहीं होता है। ये भी प्लान है, ये ठीक है। तो बच्चों बताया गया है कि द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब। सीधा सा सेंटेंस है, पास्ट सिंपल का। अमरीकियों ने एक आणविक बम बना लिया। कैसे बना लिया? इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट का मतलब होता है बच्चों अंडर ए सीक्रेट प्रोजेक्ट, यानी एक गुप्त योजनांतर्गत। यानी अमरीकियों ने एक गुप्त योजनांतर्गत, यानी अमरीकियों ने एक गुप्त योजनांतर्गत एक आणविक बम बना लिया। ऑफ देयर ऑन। ऑफ देयर ऑन का मतलब समझो बच्चों, ये बहुत अच्छी चीज है, आपको भी समझा देता हूं। ऑफ देयर ऑन, ऑफ देयर ऑन का मतलब होता है उनका अपना। ऑफ देयर ऑन का मतलब होता है बच्चों उनका अपना। जैसे बच्चों इसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये बहुत काम आता है इंग्लिश में, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। तो इसका प्रयोग आप यूं कर सकते हैं, जैसे बच्चों मैंने आपको कहा मेरे पास मेरा अपना एक मकान है। तो बच्चों में क्या कहूंगा, जरा देखना। आई हैव ए हाउस। आई हैव ए हाउस ऑफ माई ओन। बोलो क्या अर्थ हुआ? ऑफ माई ओन का मतलब मेरा स्वयं, माई यानी मेरा, ओन मानी स्वयं, और ऑफ यानी का। ऑफ माई ओन का मतलब होता है मेरा स्वयं का, अर्थात मेरा अपना। ठीक है। आप ये भी कहते हैं ही इज माई ओन सन। अब बोलो क्या अर्थ हुआ? माई ओन सन का मतलब क्या हुआ? वो मेरा अपना बेटा है, या वो मेरा अपना बेटा है। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब होता है माई ओन का मतलब मेरा स्वयं का, मेरा अपना। ठीक है, मेरा अपना, उसका अपना, हिज ऑन, देयर ऑन। तो यह बताया गया है कि अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन, यानी अमेरिका ने क्या किया बच्चों, एक गुप्त योजनांतर्गत उनका अपना या उनका स्वयं का एक आणविक बम बना लिया। आणविक बम बना लिया। और बच्चों इन दुष्टों ने क्या किया कि जरा देखो, एंड ड्रॉप इट, और उन्होंने इसको क्या कर दिया, डाल दिया। इट किसके लिए आया? बॉम्ब के लिए आया। एंड दे ड्रॉप्ड दैट एटॉमिक बॉम्ब, और बच्चों उन्होंने इस एटॉमिक बॉम्ब को डाला। किसके ऊपर डाला? जापान के शहरों पर डाला। ऑन द जापानी सिटीज। और उसने बच्चों इन आणविक बमों को जापान के शहरों हिरोशिमा एंड नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर डाला। कब डाला? इन अगस्त 1945। बच्चों देखो बताया गया है इन अगस्त, क्या बताया गया? अगस्त 1945। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहां पर जो बातें चल रही है इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों मैं आपको चीजें बताता हूं कि मैंने आपको पहले कहा कि मैथ्स का टीचर तो सिर्फ मैथ्स पढ़ाएगा तो काम चल जाएगा, साइंस वाला साइंस पढ़ाएगा तो काम चल जाएगा, लेकिन बच्चों इंग्लिश वाले को तो सब कुछ आना चाहिए। मेरा मतलब लैंग्वेज जो पढ़ाता है वो सब कुछ, उसको सब कुछ आना चाहिए। अब इतिहास की कुछ बातें हैं,
अब मैं सीधा अनुवाद करके आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मुझे वो चीज जो उस पर थोड़ा प्रकाश डालना पड़ेगा, क्योंकि जो चैप्टर यहां पर दिया गया उसका मकसद भी यही है कि मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताऊं। ध्यान दो बच्चों, ये डेट है 6 अगस्त 1945। 6 अगस्त सन 1945 को जो पहला नगर था जिसका नाम क्या था, हिरोशिमा। ठीक है बच्चों, तो हिरोशिमा जो है वहां पर क्या हुआ था, 6 अगस्त सन 1945 को अमेरिका वालों ने क्या डाला, बम डाला। और बच्चों बम डाला तो इसका बड़ा ही जो है दुष्परिणाम निकला। तो और ये मान के चलो 1.25 लाख आदमी तो ऐसे ही मर गए डर के मारी। और बाद में जो वो रेडिएशन, जो जहरीली रेडिएशन निकली, उससे न जाने कितने लोग जो है हो गए, है ना। कुछ का चीप निकल गया, कुछ जो पत्थर के चिपके रह गए। और कहते हैं कि आज भी वहां पर जो पीढ़ियां जन्म रही है तो वो विकलांग, अपाहिज, दिव्यांग वगैरह वगैरह हो रही है, यार इसका असर आज तक भी है। तो ये बहुत बुरी बात है, ये बहुत ही बुरी बात है। दूसरा विश्व युद्ध है बच्चों, सेकंड वर्ल्ड वॉर है। तो उसमें आपको पता क्या था, एक तरफ लड़ रहे थे एक्सिस पावर्स। कौन लड़ रहे थे, एक तरफ लड़ रहे थे एक्सिस पावर्स और एक तरफ लड़ रहे थे अलाइड नेशंस, मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो बच्चों ये जो अलाइड नेशंस है, मित्र राष्ट्र, इनमें कौन था, ये अमेरिका, इंग्लैंड, है ना, फ्रांस वगैरह उधर थे। और इधर कौन था, जापान था, जर्मनी, इटली वगैरह वगैरह। तो आप ये देखो बच्चों कि जर्मनी के अंदर कौन था, नाजीवाद का उदय हुआ था। तो वो जर्मनी में कौन था, जर्मनी में बच्चों हिटलर था। तो हिटलर की धीरे धीरे शक्ति कम हो गई और इनको क्या करना था, विश्व युद्ध को रोकना था। तो इनको सबक सिखाने के लिए इनको जो इस तरीके का कदम उठाना पड़ा जो मानवता के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ। तो बच्चों आपको बताया गया 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नाम के नगर पर अमेरिका वालों के द्वारा क्या किया गया, एक बम डाला गया। और उस बम का नाम है बच्चों लिटिल बॉय। क्या नाम है उसका, उसका नाम था लिटिल बॉय। उसके बाद में बच्चों इसको उल्टा करो इस फिगर को, ये हो गया 9, ये 9 अगस्त हो गया बच्चों। अब 9 अगस्त को क्या हुआ, वही 1945 क्या हुआ, हिरोशिमा की जगह बच्चों अब एक दूसरा शहर था, उस पर डालने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण चपेटे में आ गया नागासाकी। कौन आ गया, ये नागासाकी नाम का शहर आ गया बच्चों। और यहां पर जो इन्होंने बम गिराया उसका नाम क्या था, फैट मैन, फैट मैन। ठीक है, तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके। तो बच्चों बताया आपको क्या,
आपको बताया बच्चों 6 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 में बम गिराया गया कौन से शहर के ऊपर? हिरोशिमा के ऊपर। ठीक है, और उस बम का नाम क्या बताया आपको? उसका नाम बताया बच्चों हमने लिटिल बॉय। उसी तरीके से 9 अगस्त 1945 को जो है नागासाकी के ऊपर गिराया गया, और उस बम का नाम क्या बताया? उस बम का नाम बताया बच्चों आपको फैट मैन। ठीक है, तो आपको बच्चों क्या है जी, इसी तरीके से आप जब आज क्लासों में पढ़ोगे, मेरे हिसाब से 9th 10th के अंदर ही आ जाएगी वो कहीं कहीं, तो एक 1959 में और 1955 में तो ये मर ही गया था। कौन मर गया था? ये अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु कब हुई? 1879 के अंदर ये जन्म, 1955 के अंदर जो इसकी डेथ हो गई। अब 1955 में क्या हुआ बच्चों? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, हिंदी का एक कवि है, ठीक है, अज्ञे क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे गुणा केशवदास। केशवदास इसलिए बोला बच्चों मैंने गुणा करके, क्योंकि वैसे तो ये दोनों ही साहित्यकार हैं, लेकिन इसको कहते हैं कठिन गद्य का प्रेत, इसको कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत, तो दोनों उल्टे हो गए ना। तो इसने 1959 में एक किताब लिखी जिसका नाम क्या है? अरि ओ करुणामय। अरि ओ करुणामय है ना, तो अरि ओ करुणामय इस तरीके से इसकी एक किताब है, और उसके अंदर इसकी एक कविता छप के आई, जिस कविता का नाम क्या है? हिरोशिमा। तो हिरोशिमा बच्चों शहर को इन्होंने विजिट किया था खुद अज्ञे ने। ये कविता बड़ी मशहूर है, अंग्रेजी साहित्य में भी चलती है और हिंदी साहित्य में भी चलती है। कौन सी कविता? ये वाली जो कविता है बच्चों, ये दोनों ही साहित्य में चलती है। तो इस कविता का इस दृष्टि से आप देखो तो बड़ा महत्व है। तो ये है अरि ओ करुणा, करुणामय नहीं, करुणा प्रभामय, ऐसा नाम है इस किताब का, अरि ओ करुणा प्रभामय। ठीक है, तो ये पोएम भी बच्चों आपकी हिंदी में चलती है, और आगे जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आप जाएंगे तो कहीं कहीं आपको इंग्लिश में पढ़ने को मिलेगी। बड़ी मशहूर कविता, ये कविता जरूर पढ़नी चाहिए आपको, ना। एक दिन शहसा नगर के बीच, इस तरीके की हो, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। तो बच्चों हुआ क्या? वही हुआ जिसका कि हमको डर था। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। देखो मुझे सेंटेंस कुछ यूं लिखा जा सकता है, द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? विनाश का विस्तार। द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। एक्सटेंट यानी क्या होता है बच्चों? हद होता है, किसी चीज की हद होती है ना, उसी को तो बोलते हैं आप। तो देखो जैसे मैंने आपको कहा देखो ये हो गया एक्सटेंट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा सुख आइंस्टीन। ये बच्चों एक्टिव वही है। अब आप क्या करोगे? आइंस्टीन को आगे लाओ, पेशीबुझ बना के दिखाता हूं। ये हो गया आइंस्टीन। अब देखो शुक सेकंड फॉर्म आ रही है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वाज या वर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वाज, शुक की थर्ड फॉर्म बताओ? शेकन। आइंस्टीन वॉज शेकन। ठीक है, अगर यहां डीपली शब्द है तो यहां डीपली भी लगा दो, क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन डीपली, यहां डीपली था तो आपको यहां भी डीपली लगा देना चाहिए। तो आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाई द, सब्जेक्ट बताओ? एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आगे बात समझे? क्या समझाना चाहता हूं मैं बच्चों आपको दोनों तरीके से वॉइस बना के बताए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन यानी विनाश का विस्तार, विनाश के विस्तार ने डीपली यानी बहुत गहराई से झकझोर के रख दिया आइंस्टाइन को। आइंस्टाइन को बहुत गहराई से झकझोर के रख दिया गया, किसके द्वारा? बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन यानी विनाश के विस्तार के द्वारा। तो आइंस्टाइन को विनाश के विस्तार के द्वारा बड़ी गहराई के साथ में झकझोर दिया गया। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव। इस बार बच्चों उसने क्या लिखा? एक पब्लिक मिसिव लिखा। मिसिव क्या होता है? जरा ध्यान देना बच्चों, मिसिव क्या होता है? मिसिव शब्द जो है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है? ये देखो MISSIVE मिसिव। मिसिव का मतलब होता है ए लॉन्ग लेटर, और पब्लिक यानी सार्वजनिक। इस बार उसने बच्चों एक लंबा सार्वजनिक, इस बार उसने एक लंबा सार्वजनिक खत लिखा। इस बार बच्चों उसने एक लंबा सार्वजनिक पत्र लिखा। इस बार उसने क्या किया? एक लंबा सार्वजनिक पत्र लिखा टू द यूनाइटेड नेशंस, एंड दिस लेटर वॉज एड्रेस्ड टू द यूनाइटेड नेशंस। और ये लेटर बच्चों किसको लिखा गया था?
इस बार ये अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम नहीं, बल्कि बच्चों ये संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम लिखा गया। यूएनओ का मतलब क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। ध्यान दो बच्चों, द यूएन, ध्यान देना। उसी तरीके से द आरएसएस, उसी तरीके से द एमएनएस, उसी तरीके से द कांग्रेस। क्या कहना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं बच्चों की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है तथा जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ऑलवेज यूज डेफिनेट आर्टिकल द बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। बच्चों जो मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज होती है माने राजनीतिक दल, और उसी तरीके से बच्चों एक राजनीतिक दल होता है और एक राजनीतिक संगठन होते हैं। तो इनके पहले आपको क्या लगाना चाहिए? आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? द का प्रयोग करना चाहिए। तो दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिश्यू, यानी दिस टाइम ही रोट ए लॉन्ग पब्लिक लेटर। इस बार उसने बच्चों एक लंबा सार्वजनिक खत लिखा। ठीक है, टू द यूनाइटेड नेशंस का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम लिखा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम लिखा। बच्चों ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको बहुत जानना चाहिए। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके क्या क्या अंग हैं, है ना, इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, बहुत सारे सवाल इसमें से पूछे जाते हैं, तो आपको इस चीज को पढ़ना पड़ेगा। इन इट माने इसमें ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। बच्चों ये सेंटेंस बेहद इंपॉर्टेंट है। और ये खत जो बच्चों इसने लिखा, इस खत में इसने किसकी कल्पना की थी? इसने बच्चों विश्व सरकार की कामना की थी। मुझे ठीक से जो क्लास याद नहीं आ रही है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में कहीं मैंने एक बालकृष्ण भट्ट का हिंदी में लेसन पढ़ा था, हमारी चलता था पहले। हिंदी के बहुत बड़े राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ये बच्चों बहुत बड़े निबंधकार हैं और ये भारतीय हिंदू युग के हैं। इनका एक निबंध है, एक तो बच्चों बातचीत, लेकिन बातचीत तो ऐसे ही बता दी मैंने, लेकिन एक है इनका विश्व मंदिर। क्या नाम? विश्व मंदिर। तो वो विश्व मंदिर बच्चों कुछ ऐसा है जिसके अंदर ये क्या कहते हैं, पूरे संसार में एक ऐसा मंदिर होना चाहिए, पूरे संसार का मंदिर। तो ऐसे ही बच्चों एक विश्व सरकार होनी चाहिए, एक मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ये जगह जगह बम फेंकना, है ना, ऐसे छोटी मोटी बातों के अंदर पाकिस्तान ताव में आ गया, इधर इंडिया आ गया, इधर उसने फेंका तो अपने उससे ऊंचा फेंका, फिर उसने फेंका। तो बच्चों इससे क्या होता है? इससे मानवता की हानि होती है और युद्ध का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। दिनकर ने कुरुक्षेत्र नाम की जो पुस्तक है उसमें इस बिंदु के ऊपर बड़ी गहनता से मनन किया है। युद्ध का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता, प्रतिशोध हमेशा पक्ष बदलता है, प्रतिशोध हमेशा पक्ष बदलता है, और युद्ध का परिणाम संधि के अलावा कुछ हो नहीं सकता है। तो जब संधि करनी है तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों करने की क्या आवश्यकता है इनकी, है ना। तो बच्चों यहाँ बताया गया है कि विश्व मंदिर के, जैसे उसने विश्व मंदिर में क्या है, विश्व मंदिर की कल्पना की थी, ऐसे हमारा जो साइंटिस्ट था ये विजनरी था। विजनरी का मतलब है बच्चों ये दूरदृष्टा था, ये दार्शनिक था, और इसने एक विश्व सरकार की कल्पना की थी कि एक वैश्विक सरकार का गठन किया जाए जो क्या करे, जो संसार के अंदर होने वाले युद्धों और ये छोटी छोटी बातों के ऊपर जो एटम बम वगैरह गिराने की परंपरा है, इस प्रकार की परंपराओं की रोकथाम करे। ये गलत परंपराएं हैं, है ना, ऐसी परंपराओं को हमें डेवलप नहीं होने देना चाहिए। तो इन इट माने इसमें ही प्रपोज माने ही सजेस्टेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, अर्थात बच्चों ही सजेस्टेड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, अर्थात विश्व सरकार या वैश्विक सरकार। ग्लोबल गवर्नमेंट, ग्लोबल गवर्नमेंट का मतलब बच्चों जो ग्लोबल गवर्नमेंट होती है अर्थात जो वैश्विक सरकार है उसके गठन, उसके फॉर्मेशन माने उसके गठन के बारे में इन्होंने अपना मशवरा दिया। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। होता क्या है बच्चों, कभी कभी तो हमारी बात असर कर जाती है और कभी कभी तो हमारी बात से दूसरे के कान पर जूं भी नहीं रही है। ऐसा ही कुछ हुआ जब इसने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को खत लिखा था। तो वो खत तो बच्चों क्या हुआ था, दैट मेड एन इफेक्ट, अर्थात उसने क्या किया था, अपनी तासीर दिखाई थी, उसने अपना असर दिखाया था। कुछ गोलियां ऐसी है जिनको खाते असर हो जाता है, कुछ को खाते कुछ होता ही नहीं। किसी को बिच्छू खा जाए तो ही कुछ नहीं होता, किसी को खा जाए तो हो जाता है। तो बात दरअसल ये थी कि डी रूजवेल्ट तो जो मान गया, लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस के जो वो थे, क्या बोलते हैं उनको, सरप्रस्त, उन सरप्रस्तों को जब इसने पत्र लिखा तो बच्चों क्या हुआ, दिस टाइम हिज लेटर मेड नो इम्पैक्ट, इस बार उसके खत ने कोई असर नहीं किया, अर्थात दे डिड नॉट टेक हिज एडवाइस डीप। बच्चों उन्होंने उस महान वैज्ञानिक की सलाह को क्या नहीं लिया, गंभीरता से नहीं लिया। तो अनलाइक का मतलब होता है नॉट लाइक।
नॉट लाइक द लेटर टू द रूजवेल्ट, यानी रूजवेल्ट को लिखे गए खत के समान नहीं, बल्कि उसके ठीक विपरीत, जिस अपोजिट टू दैट, उसके ठीक विपरीत। दिस वन, आई मीन दिस लेटर मेड नो इम्पैक्ट, इस खत ने बच्चों क्या नहीं किया, इस खत का कोई असर नहीं हुआ, इस खत का कोई असर नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, बल्कि बच्चों क्या हुआ, अगले दशक में। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड का मतलब होता है लेकिन बच्चों अगले दशक में, बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड यानी लेकिन अगले दशक में आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड। आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड का मतलब आइंस्टाइन जो था वो क्या हो गया बच्चों, और ज्यादा उलझ गया। किसमें उलझ गया, इन पॉलिटिक्स मानी सियासत में, और ज्यादा सियासत में उलझ गया, लिप्त हो गया और एजिटेटिंग। लेकिन बच्चों उसने एक अच्छा काम किया, माना कि वो सियासत में उलझ गया लेकिन वो बड़ा लोकप्रिय था। आप जानते हो आज अगर जयपुर में अमिताभ आ जाए तो सारी चल जाओ तुम, और अमिताभ आ जाए तो फिर भी नहीं जाओ, लेकिन ऐश्वर्या आ जाए तो पूरी चल जाए। तो मेरा कहने का मतलब यह है बच्चों, अगर कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी आएगा तो भी लोगों की भीड़ तो इकट्ठी होगी। तो उस जमाने में अमिताभ ऐश्वर्या तो कुछ थे नहीं, उस जमाने की बात है। ये महात्मा गांधी का टाइम है, ये 1955 में मरा था। महात्मा गांधी कब मरे थे पता है ना आपको, देश आजाद होने के एक साल बाद 1948 में, तो ये लगभग उसी टाइम के रहे होंगे। इसका जन्म कब हुआ, 1879 में हुआ, तो टाइम वही रहा होगा, है ना। अब मेरा कहने का मतलब यह है कि बच्चों उस जमाने में ये क्या था, एक सुपरस्टार माना जाता था। कौन, ये महान वैज्ञानिक थे, ये जहां भी जाते थे लोग इनका स्वागत करते थे। तो ये जहां भी जाते थे तो बच्चों ये क्या करते थे, ये इस बात की वकालत करते थे। इनको जब दो शब्द बोलने का मौका मिलता था तो ये हमेशा क्या करते थे, लोकतंत्र के बारे में लोगों को समझाते थे कि लोकतंत्र यानी जो जमहूरियत है उसकी ये वकालत करते थे, ये पूरे विश्व में शांति हो, विश्व शांति की वकालत करते थे, विश्व बंधुत्व की वकालत करते थे। एजिटेटिंग का मतलब बच्चों आंदोलन करते थे फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप। ये बच्चों आंदोलन करते हुए ये सक्रिय राजनीति में आ गए थे। और किसका आंदोलन कर रहे थे, एन एंड अर्थात इराडिकेशन टू द आर्म्स। आर्म्स का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब कि जो हथियार, तो हथियारों का बिल्डअप यानी जो हथियारों का जखीरा, हथियारों के जखीरों का जो निर्माण होता था उस निर्माण का उन्मूलन करने के लिए आंदोलन करते थे। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, और अपनी लोकप्रियता को ये काम में लेते थे टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और बच्चों शांति और लोकतंत्र का प्रचार करने के लिए, कैंपेन करने के लिए, उसकी पब्लिसिटी करने के लिए अपनी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल कर रहे थे। व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955 एट द एज ऑफ 76, जब 76 साल की उम्र में बच्चों 55 की उम्र में, जब 55 साल की उम्र, जब 76 साल की उम्र में 1955 में क्या हुआ, जब इनका देहावसान हो गया, इनका इंतकाल हो गया, तो ही वाज सेलिब्रेटेड, आई मीन ही वाज मेमोराइज्ड, ही वाज एडमायर्ड, ही वाज अप्रिशिएटेड। उसकी तारीफ की गई है जब विजनरी, एज ए फिलोसफर, विजनरी दूरदृष्टा या एक जो दार्शनिक है उसकी तरह, उसके रूप में, एंड वर्ल्ड सिटीजन, और बच्चों एक दूरदृष्टा, दार्शनिक और एक विश्व नागरिक के रूप में बच्चों उनकी प्रशंसा की गई। एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस, अर्थात एक वैज्ञानिक प्रतिभा के अलावा, अर्थात वो एक महान वैज्ञानिक, एक महानतम वैज्ञानिक प्रतिभा थे। इस रूप में तो पूरा संसार जो उनको, इस रूप में तो पूरे संसार ने उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की ही, परंतु इसके अलावा पूरे संसार ने क्या किया बच्चों, परंतु इसके अलावा पूरे संसार ने उनकी दूसरे रूप में भी प्रशंसा की। कौन से रूप में प्रशंसा की, एक विश्व नागरिक के रूप में, और साथ ही साथ जो है एक बहुत बड़े दार्शनिक के रूप में। तो बच्चों मैं आपको इस तरीके से, ये वाला आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। और वो जो कविता मैंने आपको एडवाइस की वो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, ये की कविता है। तो कविता बच्चों को इस तरीके से है कि एक दिन सहसा सूरज निकला। कविता बच्चों किस तरीके से है, कविता कुछ इस तरीके से सुनना, एक दिन सहसा सूरज निकला, हरे क्षितिज पर नहीं नगर की चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष नहीं फटी मिट्टी से। इस तरीके की बच्चों कविता है, माना ही उस कविता में तुक नहीं है, लेकिन उसके अंदर भावों का गजब का प्रवाह है। जब भी आपको मौका मिले तो आपको उस कविता को जरूर पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों आज की बात ये समाप्त, आज वाली बात अगली क्लास। नमस्कार।